इससे पहले पार्ट बी के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। अब इस सेट में देखते हैं हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स के, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज, ये पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पर। जैसे ये एक यूनिफॉर्म जैसे रॉड थी जिसपे चार्ज प्लस था, इसको अगर बेंड कर दिया गया तो इस पे इस तरह से चार्ज आ गया, इस तरह से, और इसी तरह से आउटसाइड भी। अगर इसमें इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कैसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अगर होगी तो एक दूसरे काटेगी, और ये वाली प्रॉपर्टी वायलेट होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होगी वो जीरो होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होगी अंदर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैरेड कनेक्टेड टू पैरेलल सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, वी हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। सी फाइंड करना है, इक्विवेलेंट सी। जब 10 रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे मतलब ऐड हो जाएंगे, और जो रेजिस्टेंस है वो 1 माइक्रो फैरेड के हैं, तो टोटल हो जाएगा 10 माइक्रो फैरेड, ठीक। हम लोग कर देंगे सी वी स्क्वायर, तो 10 माइक्रो फैरेड इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 इंटू माइक्रो का हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक। अपॉन में है 2, ये कटा, ये हो गया 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सर्किट दिया हुआ है और वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए। अगर यहाँ पे दो बैटरी इस तरह से गिवन हो और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 0.5 ओम गिवन हो, तो आपको करना क्या है, आप ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। जब ऐसे करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 12 इंटू 1/2 मतलब 0.5 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन में दोनों को जोड़ के लिख देना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1.5 है, तो आंसर मिल जाएगा 8 वोल्ट। तो इनका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट बैटरी निकालने का, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक। अगर ये बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट होती, मतलब ये प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ा होता, तो यहाँ पे बीच में प्लस की जगह पे माइनस साइन आ जाता, बस ये होता डिफरेंस। और तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि अ लूप कैरिंग करंट 1 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग Z एक्सिस, द टेंडेंसी ऑफ लूप विल बी। तो ये इस तरह से Z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस तरह से यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, ठीक है। तो जब इस पर राइट लेफ्ट हैंड रूल्स हम लोग देखेंगे तो हमेशा इन साइड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पड़ी, करंट इसमें क्लॉकवाइज में है, तो ऐसे है मतलब, ठीक है। तो ये हमेशा इस तरह से फोर्स लगेगा इन साइड, मतलब ये जो लूप है, लूप विल बी श्रिंक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट कैरीज अ करंट 1 एम्पियर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 5 mt j cap minus 8 mt k cap exist in the region, we have to find the force on the wire, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑन द वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपली F इज टू होता है IBL, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसमें वेक्टर भी दिए तो थोड़ा सही से लिखेंगे IL क्रॉस B, ठीक। L क्रॉस B हम लोग निकाल लेंगे। I कितना है, 1 एम्पियर है, L कितना है, L है 10 सेंटीमीटर इन J कैप डायरेक्शन, क्रॉस B कितना है 5 mt j कैप माइनस 8 mt k कैप, ठीक है। तो ये j वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 80, और j इंटू के कैप हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर, मतलब जो 1 एम्पियर इसकी मैक्सिमम करंट हो गई, ठीक। इफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज बताना है, ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले ये देख लीजिए गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट होता है अमीटर में। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, ठीक, इसमें हम लोग अगर एक पैरेलल में शंट लगा देंगे R रेजिस्टेंस का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीटर में। अब ये बन गया अमीटर, तो इसका जो R है ना, ये फाइंड करना है हमें R। तो इसमें जो मैक्सिमम करंट जा रही है वो 1 एम्पियर जा रही है, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर में कितनी गई है, 0.1%, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट को बोलते हैं IG हो गया 0.1% ना, तो अपॉन में हो जाएगा 100, और ये पॉइंट हटा भी देंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, तो IG इज इक्वल टू आ गया 1000।
1/1000, ठीक है। ये हो गई गैल्वेनोमीटर करंट। और जस्ट रिमेनिंग करंट चली जाएगी कहाँ, वो चली जाएगी आर से, ठीक है। तो जो रिमेनिंग करंट हो जाएगी वो हो जाएगी 1 - 1/1000। तो होगा क्या, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये पहले नीचे गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, तो वो हो जाएगा IG इंटू जी। IG कितना है, वो है 1/1000 इंटू जी बराबर ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस, ऊपर करंट जा रही है 1 माइनस ये इंटू आर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R इजकल टू G/999 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज x। If the capacitance of capacitor is doubled and the frequency of the source is tripled, the reactance will be। तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू 1/ωc, ठीक। अगर मतलब ओमेगा सी घटेगा तो XC बढ़ेगा, ओमेगा सी बढ़ेगा तो XC घटेगा। अब वो कह रहा है कि ओमेगा हो गया है 3 टाइम एंड कैपेसिटर है वो डबल हो गया, मतलब 3 × 6 टाइम। ये नीचे वाली क्वांटिटी 6 टाइम्स बढ़ गई है, तो कैपेसिटेंस जो रिएक्टेंस होगा वो 6 टाइम घट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x/c। बाकी ये फार्मूला है XC इक्वल टू 1/ωc, आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन 4 रीजन 1 2 3 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब्ड एज EX इक्वल टू E0 साइन KZ - ωt, EX इक्वल टू E0, और ये दे रखी है 4 इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हैं। तो कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ID इक्वल टू ε0 द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोल सकते हैं BEA ये, ठीक। ए को बाहर निकाल लेंगे तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा A ε0 DE/dt। जब DE/dt करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ना यहाँ टी है ना यहाँ टी है ना यहाँ टी है, तो ये सब तो जीरो ही हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ मिलेगी रीजन 1 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम करस्पॉन्ड टू। देखिए सबसे पहले सीरीज होती है लाइमन, ठीक है। लाइमन कहाँ से आती है, n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब n बराबर 1 2 2 3 4 इन्फिनिटी से 1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो सीरीज मिलेगी लाइमन। बाल्मर कहाँ से मिलती है, बाल्मर मिलती है n बराबर इन्फिनिटी डॉट इन कोई भी नंबर से n बराबर 2 में जब ट्रांजिशन होगा तो मिलेगी बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज 3 से 2 में जब कूदेगा तो मिलेगी फर्स्ट बाल्मर लाइन, 4 से 2 में कूदेगा तो मिलेगी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, जिसको बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं H अल्फा, तो इसको बोल सकते हैं H बीटा। तो 4 से 2 में जब जंप करेगा तो मिलेगी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जर्मेनियम एटम इज डोप्ड विद आर्सेनिक ड्यू टू डोपिंग, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसका ऑप्शन हो जाएगा द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि जो जर्मेनियम एटम होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, ठीक। और जो आर्सेनिक होता है उसकी होती है 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे इसके डिफरेंट बॉन्ड्स, ये फ्री हो जाएगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एटम को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहना है कि 2 बीम A एंड B हुज फोटोन एनर्जी आर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली illuminated with a metallic surface having work function 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। इमिटेड ड्यू टू बीम A एंड डेट ड्यू टू बीम B, मतलब A और B से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे बीम से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है K मैक्स बराबर होता है फोटोन जो कि इंसिडेंट हुआ माइनस वर्क फंक्शन। अब रेशियो निकालेंगे तो ये हम कर सकते हैं KA/KB, इस बार कर देंगे दूसरी फोटोन माइनस K, ठीक। तो HV-5 में कर सकते हैं 3.3 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाई 11.3 माइनस 2.3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/9। तो हम लोग को मिल गया KA/KB इजकल टू 1/9, ठीक। अब KA/KB हाफ MV² VA² कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ MVB², यहाँ MA है, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा VA²/VB² इजकल टू 1/9। तो VA/VB क्या हो जाएगा, VA/VB जब निकालेंगे तो मिला 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें यूज़ हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि होती है
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज हुई है और आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहे हैं कि द वेव एसोसिएट विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव सेम। देखिए, जो वेव एसोसिएट होती है किसी पार्टिकल से उसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव जो होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो एच तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब अगर लैम्डा भी सेम हो गया है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम सेम हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन ए। अब देखते हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन। बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होती है जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, रीजन बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जबकि वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी रीजन भी गलत हो जाएगा। ये जो फोटो करंट गिवन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ठीक, ये इसका सही आंसर होता है अगर इसमें लिखना होता तो। ये यानी कि इसमें असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन टू कॉइल आर वुंड ईच अदर। सही बात है, मतलब कि दो कॉइल इस तरह से ऐसे 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 और इसी के अंदर एक कॉइल ऐसे, एक कॉइल इसी के अंदर इस तरह से मतलब वुंड हुई एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स लीकेज नहीं होता है। तो इसका रीजन में जो लिखा है कि द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन दे आर वुंड ईच अदर। लिंकेज लिखा है, ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ गया इन दोनों में। ठीक है, ध्यान रहे इसको, अगर कोई लिंकेज की जगह पे इस वर्ड को लीकेज पढ़ लिया होता जिसने जल्दबाजी में, लीकेज, ठीक है, तो वो रीजन को गलत कर देता है और असर्शन को सही कर देता है उसका, और फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहे हैं कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर फ्रीली सस्पेंडेड एंड कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी मूव अपार्ट। मतलब इस तरह से कुछ, ये एक तार ऐसे एक तार ऐसे है, आई करंट फ्लो हो रही है, इस सीरीज में इस तरह से कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक, तो ये करंट ऐसे जाएगी और ऐसे फ्लो हो जाएगी इसमें, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका असर्शन भी सही हो जाएगा, और रीजन में जो लिखा है कि टू वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, ये भी सही हो जाएगा। अच्छा, जो दो वायर होते हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा होगा, जो इसमें यहाँ रिपल्सन हो रहा है इस तरह से ऐसे, ये जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनका जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लग रहा होगा एफ इज इक्वल टू, फोर्स पर यूनिट लेंथ इसमें निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2πI1I2/r²। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2πI1I2/r। क्वेश्चन नंबर 16 में कहना है कि प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो ये असर्शन तो हो गया गलत, और इसमें रीजन जो लिखा है वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज अ ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस रियल इमेज, पर ये तो गलत है। ये रीजन में तो कोई मतलब ही नहीं है, बेकार स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और जो असर्शन में ये लिखा था, असर्शन भी गलत हो गया। अब असर्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस कर सकते हैं रियल इमेज, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट शुड बी वर्चुअल। ठीक है, तो रियल इमेज बन जाएगी। तो ये बात गलत हो गई कि एनी सर्कमस्टेंस, ये ना लिखते तो सही रहता। ठीक है, तो इन्होंने एनी सर्कमस्टेंस लिख दिया, इससे गलत हो गया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसकी इमेज रियल बन जाती। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था ना कि एक लाइन चार्ज था जिसको सर्कुलर रेडियस में बेंड कर दिया है, तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था। तो इनसाइड कोई जो भी लाइन निकलेगी वो एक दूसरे को काटेंगी। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, इस वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ऑप्शन है 0। ठीक है, तो अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इस अंदर जो किसी भी मेटेलिक सेल के या किसी भी जो चार्ज शील्ड होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज E इफ द रेडियस इज डबल। अब कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल कीपिंग द चार्ज डेंसिटी सेम,
फाइंड करना है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ओल्ड स्फीयर टू द दैट ऑफ न्यू स्फीयर। अच्छा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इसकी कांस्टेंट है, इस बात पे ध्यान रखिए। किसी भी मेटेलिक जो और क्या कहते हैं रॉड या फिर ये क्या कहते हैं कोई स्फीयर है, इससे इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसमें कह रहे थे कि अगर ये स्फीयर होगा, इस तरह से मेटेलिक स्फीयर होगा, तो इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सेम होगी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्यू बाई आर स्क्वायर क्वान्टिटी ही सेम होगी, क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है वो होता है क्यू बाई एरिया, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये देखो क्यू बाई आर स्क्वायर तो यहाँ से सेम है क्योंकि सिग्मा सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टर्म ये भी सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मतलब सेम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कनेक्ट 4 सेल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R in series, but he connected one cell wrongly in series with the other cell. The equivalent EMF and the equivalent internal resistance of the combination will be. जब 4 सेल जिसका EMF E होगा उनको जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका EMF सिंपली ऐड हो जाएगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई। ठीक, उसमें से हुआ क्या कि एक सेल रॉन्गली कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो E माइनस हो जाएगा, और ये E माइनस और माइनस ऐसे कट जाएगा तो बचा 2E। ठीक है, तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा 2E, और रेजिस्टेंस तो चारों सीरीज में ही कनेक्ट हो रहे हैं इनके, तो हो जाएगा 4R, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ए कैरीज, मतलब सर्कुलर लूप ए कैरीज करंट आई, द वायर इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप बी ऑफ 2 टर्न एंड कैरीज द सेम करंट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ए टू दैट ऑफ सेंटर ऑफ लूप बी। तो इसमें पहले जो वायर था उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। उसके बाद क्या है, उस जो वायर था उसकी रेडियस को उन्होंने क्या किया, रेडियस को किया है उन्होंने डबल कर दिया, डबल नहीं किया, रेडियस को उसी वायर को डबल टर्न कर दिया, इस बार 2 टर्न कर दिया। ठीक है, यानी कि 2 टर्न करने से रेडियस क्या होगी, इस बार आधी हो जाएगी, है ना, रेडियस आधी हो जाएगी। और जो टर्न इसमें 2 हो गए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में या n से मल्टीप्लाई भी होता है। फर्स्ट वाले केस में n बराबर 1 था, सेकंड वाले केस में b डैश बराबर हो जाएगा मतलब 2 म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर बाई 2। ठीक, तो ये 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 4 टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बी डैश ये बढ़ जाएगी। अगर इनका रेशियो निकालेंगे बी बाई बी डैश तो आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी किया था। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें दिए हैं हम लोग को सिंपली निकालना है कि द फोर्स ऑन द वायर F इजिकल टू होता है आई एल क्रॉस बी, ये लगा देंगे और जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इस कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर। ऐसा क्वेश्चन भी किया था ना कि इसमें जो है क्या कर रहे हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, इसकी वैल्यू R फाइंड करने को कह रहे हैं, और यहाँ पे करंट 1 जा रही है और यहाँ करंट IG जा रही है। जो IG है वो है 0.1/100, मतलब कि 1/100। ठीक है, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, IG इंटू जी कर देंगे, इजगल टू यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, वहाँ पे जा रही है R इंटू रिमेनिंग, जो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है इसमें 1 - 1/1000। यहाँ पे ये रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जी R इजगल टू आ जाएगा G/999 ओम। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इजगल टू 50 MT। ठीक है, 50 मिली टेस्ला, तो B इजगल टू गिवन है 50 इंटू 10⁻³ टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर बोले हैं कि द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस बार क्या हो रहा है कि जो लूप की रेडियस है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीजिंग रेट है वो dr/dt इजकल टू है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें फिर कहा जा रहा है कि एट द इंस्टेंट द रेडियस ऑफ लूप इज़ 4 सेंटीमीटर और वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस EMF इन द लूप। अच्छा, जब ये जो लूप था, जब ये श्रिंक कर रहा था, लूप श्रिंक कर रहा था, तो एक इंस्टेंट पे इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है E। ठीक है, इंड्यूस EMF E इजकल टू होता है d∅/dt, मतलब फाई मतलब फ्लक्स बराबर होता है B इंटू A ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं d∅ को लिख देंगे BA/dt। B कांस्टेंट है, 50 वो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dA/dt, और A कितना है, A बराबर है πr²। ठीक,
तो यहाँ से हो जाएगा b इंटू डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी अगर निकालते हैं हम लोग, डी ए बाई डी टी अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट मार देंगे पाई आर स्क्वायर को, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पाई आर स्क्वायर को, तो ये मिलेगा 2 पाई आर। और जब ये आर है ना, एक दो आर है मतलब आर स्क्वायर है, तो एक जो आर का तो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन ये जो आर भी वेरिएबल टर्म है तो इसको इस तरह से लिखते हैं डी आर बाई डी टी। अगर ये वेरिएबल ना होता तो ऐसे ही छोड़ देते, बट ये आर वेरिएबल है तो इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 1, 2 पाई तो 2 पाई हो जाएगा, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 50 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻³ यहाँ भी था 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें सी, ऑप्शन सी, मतलब 4 पाई माइक्रो वोल्ट। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि E इजकल टू होता है डी फाई बाई डी टी, ठीक, तो फाई इजकल टू होता है बी इंटू ए अपॉन डी टी। बी कॉन्सेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये बी बाहर निकाल लेंगे, तो बी की अच्छा वैल्यू रख देंगे 50 इंटू 10⁻³ ठीक। फिर ये डी ए बाई डी टी, ए को हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ और ये पाई आर स्क्वायर है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे पाई आर स्क्वायर का तो मिलेगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, मतलब मिलेगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 50 10⁻³ 2 पाई और फिर आर है कितना 4, आर हो जाएगा 4 और उसका डी आर बाई डी टी 1। इनको जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी यूनिट रख के सही से जब आंसर निकालेंगे तो आएगा 4 पाई माइक्रो वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन द सेम फेस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन द सेम फेस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन द सेम फेस एंड नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो गलत हो गया, परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ठीक। और एक बात ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेस ओमेगा टी है तो बी का भी फेस ओमेगा टी ही होगा, ठीक है। अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फेस 60 डिग्री है तो बी का भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हमेशा ध्यान रखें। लोग सोचते हैं कि ये ई एंड बी आर परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो फेस होगा वो भी जो है क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसमें, ये नीचे ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी रिपीट है। तो इसमें अगले सेट पे देखते हैं सीधे। अब अगले सेट पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर 4 इन बिटवीन द प्लेट इज C, ठीक है। जब उनके बीच में कैपेसिटेंस के बीच मतलब कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था जिसकी वैल्यू थी K बराबर 4, तो उनका कैपेसिटेंस हो गया C, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि अगर ये मटेरियल जो बीच में भरा हुआ है इसको अगर रिमूव कर लेते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस एयर में होता है C0 बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें अगर इंसर्ट करा देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाती है, जैसे के टाइम्स को इंसर्ट करा दिया के तो हो जाए के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। अब ये के अगर यहाँ से हटा लेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस तो जो है जितने टाइम्स डाइलेक्ट्रिक है उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगी, तो 4 टाइम्स है तो ये हो जाएगा C/4 इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद स्पीड v/d इन अ कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस इट्स एंड। If v is reduced v/2 then their drift velocity become। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, vd इजकल टू ईटा मा, याद रखिए ईटा मा ये वर्ड, इससे बनेगा e, बड़ी e है तो डबल e, यहाँ पे लिखिए टाउ, यहाँ पे लिखिए m। तो आप देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, यानी कि vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा पोटेंशियल पे, और पोटेंशियल अगर आधा हो गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर इफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF ड्यूरिंग पीरियड 0 t। अच्छा, इसमें बोला है कि इसमें जो b है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और इंड्यूस EMF इनका इसमें क्रिएट हो रहा है। इसमें टाइम इंटरवल गिवन है, वो कितना गिवन है, वो गिवन है 0 से t, उसके बाद गिवन है t से 2t, फिर गिवन है 2t से 3t। यहाँ पे मतलब t है टाइम, यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, दोनों में तीनों रीजन में टाइम तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इन सेम टाइम में यहाँ पे देखिए ज़्यादा चेंज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे कम चेंज हुआ है। और ये चेंज कैसे पता करेंगे, चेंज हम लोग स्लोप डाल के पता करेंगे। देखिए यहाँ पे स्लैंट स्लो इंक्लिनेशन ज़्यादा है ना, देखने में लग रहा है, वैसे आप स्लोप डाल के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप है वो कम है, तो यहाँ पे जो है जो फील्ड
चेंज तो हुई लेकिन कम चेंज हुई है। तो यहाँ पे तो जो क्या कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E3 है, ठीक है, यहाँ पे E2 तो सबसे कम होगा तो 0 होगा क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो रहा है तो एप्सिलॉन 1 जो है मतलब E1 वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, सबसे ज़्यादा होगा E1 ये। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे होती है, ऐसे निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ E माइनस का d∅/dt, फाई होता है BA, तो ये हो जाएगा dBA/dt। और इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें फील्ड चेंज हो रही है तो एरिया बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dB/dt माइनस का, ये होता है इंड्यूस ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B = 1 I cap plus 0.5 J cap milli Tesla such that the outward unit vector normal to the surface of the coil is 0.6 I cap plus 0.8 J cap. The magnetic flux linked with coil is, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है फाई इजकल टू B होता है, ठीक है। B भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें इनके जो एरिया है उसकी जो वैल्यू, तो मतलब एरिया की वैल्यू तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, A = पाई R स्क्वायर, और R कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम लोग निकाल लेंगे पाई 100 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को 10⁻⁻² लिख देंगे, और इसका जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक। ये तो एरिया तो मिल गया। और इसमें चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए इन्होंने ये गिवन है, ये वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। बी कितना है, बी है 1 I cap प्लस 0.5 J cap, और इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किससे, इससे, ये क्वांटिटी जो गिवन है कितनी है 0.6 I cap प्लस 0.8 J cap, ठीक, इंटू एरिया कितना है पाई इंटू 100 और 10⁻⁻4, तो ये जाएगा 10⁻⁻2। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिली टेस्ला में गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10⁻⁻3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा C = 31.4 माइक्रोवेबर, ठीक है। 10⁻⁻6 आएगा जो कि कैलकुलेट हो जाएगा उसमें माइक्रो में, और फिर आएगा पाई बचेगा, तो पाई को जो है लिखेंगे 3.14, और इसका मतलब यहाँ पे होगा 10⁻⁻7 होगा, यहाँ पे करके देखना पड़ेगा। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1, पाई को लिख देंगे 3.14 इंटू 10⁻⁻5, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 31.4 माइक्रोवेबर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। गिवन क्या है, करंट, वोल्टेज, पावर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए इस क्वेश्चन में भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। अगर एक ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, इसमें अगर ये आइडियल है तो यहाँ से जितना फ्लक्स बनेगा वो जाएगा, तो यहाँ भी उतना ही, लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न NS, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न NP, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा ϕs, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न तो दोनों में डिफरेंट होंगी, तो फ्लक्स यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। अब सब लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन डी लगा देते हैं, जबकि आइडियल ट्रांसफार्मर में ये नहीं कह सकते कि फ्लक्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे पावर सेम होगी, यहाँ पे भी पावर सेम होगी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी। कई लोग इसका ऑप्शन बताते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पावर दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहे हैं कि सीरीज LCR सर्किट L = 2 मिली हेनरी, C = 0.2 माइक्रोफैरड, R = 30 ओम इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी मिनिमम एट फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो जो इम्पीडेंस होता है वो LCR सर्किट का Z कब मिनिमम होता है, जब रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हो जाता है इसका मतलब। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, XL = XC हो जाता है ना। XL होता है ओमेगा L, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और XL बराबर होता है ओमेगा L, और XC बराबर होता है 1/ωc। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/√LC, और अगर F निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/2π√LC, है ना, ये हो जाएगा। तो ये F की वैल्यू निकालनी है, तो F की जब √LC करेंगे 1/2π और √LC है ना, तो L ये है 2 मिली हेनरी, तो इसको कर देंगे 10⁻⁻3। उसके बाद ये है 0.2 है ना, तो इसको लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड है ना, तो माइक्रो हो जाए 10⁻⁻6, और ये पॉइंट यहाँ से भी हटा दिया तो इसको कर देंगे 7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 = 4, और ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और 3, और ये 7, 3 हो जाएगा 10, 10 का आधा 5,
10⁻⁵, ऊपर चला जाएगा +5, तो हो जाएगा 10⁵/2π। ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ वेल्डर वियर स्पेशल ग्लास गॉगल और फेस मास्क विद ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आई फ्रॉम रेडिएशन प्रोड्यूस बाय वेल्डिंग आर्क्स। दीज रेडिएशन आर, देखो जो गैस वेल्डिंग करते हैं, जो मतलब गैस में इलेक्ट्रिक, मतलब जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वहाँ पे जो वेल्डिंग होती है तो उससे जो रेस निकलती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, वो ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अल्ट्रा वायलेट रे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आप बता सकते हैं एक तो जो यूवी बल्ब भी आते हैं सन रेस से प्रोड्यूस में भी होती हैं यूवी, और दूसरा आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क, या फिर वेल्डिंग लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क से भी अल्ट्रा वायलेट रे क्रिएट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में कि हाउ अल्ट्रा वायलेट रे आर जनरेटेड एंड राइट इट्स 2 यूजेस। ये मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, या तो गामा रे के बारे में पूछ लेंगे, या तो इंफ्रारेड के बारे में पूछ लेंगे, या तो फिर माइक्रोवेव कैसे क्रिएट होती है इनका यूज़ के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पूछ लेंगे कि सेल्युलर कम्युनिकेशन में कौन सी रे यूज़ होती है, तो आपको वहाँ पे बोलना है जो सेल्युलर कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर रेडियो वेव यूज़ होती हैं, और जो राडार होता है वहाँ पर माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। और मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन सी, मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स, और जो राडार कम्युनिकेशन होता है उसमें माइक्रोवेव यूज़ होती है। इस बात को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हर साल किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आया ही है, 100% आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि अ फोटो सेंसिटिव सरफेस हैज़ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस बाई रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये निकालें कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई उस मेटल सरफेस पर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी आएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे निकाल सकते हैं E=hc/λ से। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो दे देगा एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। तो यहाँ पे 3 की टेबल 1 बार पड़ी, 3 की टेबल 4 बार पड़ी, तो लगभग आएगा 4.1 समथिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। तो इतनी एनर्जी इंसिडेंट हुई और इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने में खर्चा कर दी, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन 2 है ना, तो इतनी तो बाहर निकलने में खर्चा हो गई। तो बची एनर्जी उसके पास -2, मतलब लगभग 2.1 एनर्जी इसके पास बची। ठीक है, ये एनर्जी यूज़ होगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एनर्जी लेवल ABC है, ठीक है, ऑफ एन एटम करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी EA, B, EB एंड EC। λ1, λ2, λ3 बी द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन C से B। λ1 हो गया, λ2 हो गया, B to A, λ3 हो गया, C to A ट्रांजिशन हुआ था जब। ठीक, तो उसमें पूछें करेक्ट रिलेशन बिटवीन λ1 to 3 क्या होगा। तो इसमें बोला गया कि ये 3 एनर्जी लेवल है, 1 2 3। ठीक, ये है A, ये है B, ये है C। तो जब इलेक्ट्रॉन C से A आता है तो λ3 वेवलेंथ की रेडिएशन निकलता है। जब ये B से A आता है तो λ2 रेडिएशन का वेवलेंथ निकलता है, और जब ये C से B आता है तो λ1 के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन निकलता है। ठीक, तो ये एनर्जी बराबर हो जाएगा ये प्लस ये। ठीक, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे सही से तो एनर्जी इन ट्रांजिशन C to A बराबर एनर्जी इन ट्रांजिशन C to B प्लस एनर्जी इन ट्रांजिशन B to A। और E होता है hc/λ, यहाँ पे λ3 है, ECB हो जाएगा hc/ यहाँ पे लैम्डा कितना है, C से B है λ1। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा hc/λ2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हम लोग को मिला 1/λ3 बराबर 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस इन गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट विथ काइनेटिक एनर्जी K। इट momentarily stop at a distance d from the nucleus and reverse its direction, then the d is proportional to। d को जो बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, तो ये जो न्यूक्लियस था जब अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा यहाँ तक पहुँचा होगा, इसके बाद मुड़ गया होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं डी। ठीक, तो यहाँ पे इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो गई होगी और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी ये अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है उसमें। तो हम लोग लिख सकते हैं
कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q/D, यानी कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। और ये V आया कहाँ से, ये जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी वही बन गया V, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा D से, D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 काइनेटिक एनर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एन टाइप सेमी कंडक्टिंग सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इंट्रिंसिक Si विद एल्युमिनियम। अगर डोपिंग करते हैं तो बन जाता है वो मटेरियल P टाइप। वही हाल इंडियम के साथ भी है, वही हाल बोरॉन के साथ भी है। केवल फास्फोरस है जो पेंटावैलेंट है, और ये पेंटावैलेंट होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसे बोलते हैं इसे डोनर इम्प्योरिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और ये जब डोप कर देंगे किसी सेमीकंडक्टर में तो बन जाएगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर फास्फोरस या फिर ये जर्मेनियम आइटम या आर्सेनिक, ये सब अगर मतलब इसमें आर्सेनिक की भी पेंटावैलेंट वैलेंसी होती है, अगर आर्सेनिक भी डोप कर देंगे या फिर एंटीमनी, ठीक है, तो ये सब होते हैं पेंटावैलेंट। अगर ये जर्मेनियम या सिलिकॉन में डोप कर देंगे तो वो बन जाएगा एन टाइप, और अगर बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम ये सब डोप कर देंगे तो बन जाएगा वो मटेरियल P टाइप। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बायसिंग। तो होता क्या है कि जब कोई भी पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये अगर पीएन जंक्शन है, यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसका ये जो जंक्शन है, अगर फॉरवर्ड बायस का मतलब कि जो P है ये N है, P को पॉजिटिव दे दो और N को नेगेटिव दे दो तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। अगर इस बार हम P को नेगेटिव दे दें और N को पॉजिटिव दे दें तो बन जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो डिप्लेशन जो लेयर है इसकी चौड़ाई और बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर होता है इन दोनों के बीच में उल्टा पोटेंशियल वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा द हाइट ऑफ बैरियर डिक्रीजेस, ये गलत। ठीक है, द बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड डिप्लेशन रीजन वाइडन, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब डिप्लेशन रीजन भी चौड़ा हो जाता है और पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी बढ़ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद इसमें असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है ये कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ निगेटिव। हाँ, ये बात सही है। और होती कितनी मैग्नीफिकेशन पावर इनकी, वो होती है m/2। ठीक है, m/2 जब डिस्टेंस d पर निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का V0/U0 इंटू 1 + D/Fe। और अगर मिनिमम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे ये तो होगी मैक्सिमम, अगर मिनिमम निकालेंगे या फिर रिलैक्स आई के लिए या फिर जब इमेज इन्फिनिटी में बननी होगी उसके लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिनिमम मैग्नीफिकेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं मिनिमम और इसे बोलते हैं मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो इसमें बस ये 1 हट जाएगा जो बीच से, तो ये हो जाएगा माइनस का V0/U0 इंटू D/Fe। ठीक, और इसमें रीजन में लिखा हुआ है कि द फाइनल इमेज फॉर्म इज़ इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो सही है असर्शन, लेकिन ये गलत है। जो फाइनल इमेज है वो बनती है उल्टी, इसमें इन्होंने बोला है कि इरेक्ट बनेगी। ठीक है, वो उल्टी बनती है और रियल बनती है। ठीक है, वो जो इमेज बन रही है इसमें ये बोल रहे हैं सीधी बनेगी। सीधी अगर इसको करना होगा तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक और लेंस लगाना होगा। ठीक है, वो इसको सीधी करके ऐसे बना देगा। तो सीधी करने के लिए 2 लेंस तो पहले ही होते हैं, तीसरा लेंस और यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के हैं वो भी देख लेंगे, तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन पर वीडियो बनाएंगे।